आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर संख्या 5 को देखने वाले हैं। इस चैप्टर के नाम है नियंत्रण एवं समन्वय या नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर के हम लोग जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और उसके साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न और अगर समय मिलेगा तो अन्य प्रश्नों की भी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो जितने भी विकल्प है अगर उससे संभव हो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सके तो आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स का मतलब है वही फैक्ट्स बताया जाएगा, वही जानकारी आपको दिया जाएगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी आपको ऑप्शन एक्सप्लेन करके बताया जाएगा या उससे संबंधित बातें बताई जाएगी, आप उन सभी बातों को कॉपी में नोट करते जाएंगे क्योंकि वह सभी बातें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। हम लोग के जो शरीर होता है, शरीर के जो सबसे मेन अंग है वो मस्तिष्क है और इसी मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स भी निकलते रहते हैं और उस हार्मोन्स के द्वारा और तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे जो शरीर है उस शरीर के कार्य का संपादन होता है और नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। रसायन से क्या होता है? हार्मोन्स निकल रहा है और ये जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के द्वारा भी हमारे बहुत प्रकार की क्रिया होती है, जैसे हमारे शरीर के बैलेंस करना हो गया, हमारे भूख प्यास, इन सब का कंट्रोल कहीं ना कहीं मस्तिष्क के द्वारा होता है और मस्तिष्क में ये जो तंत्रिका कोशिका होती है वह जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? पहला बात यहीं पर साबित हो रहा है कि एब्सिसिक एसिड एक प्रकार के रसायन है। अब कह रहा है कि इसका काम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन है। पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पौधों में अगर पूछे कि हार्मोन्स कितना होता है तो पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन्स होता है। एक होता है ऑक्सीन, एक होता है जिबरेलिन्स, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है यहाँ पर दिया एब्सिसिक और एक होता है एथिलीन। तो ये पौधे में 5 प्रकार के मिलने वाले हार्मोन्स है। इसमें से ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये जो एब्सिसिक हार्मोन है, इसके वजह से पौधा की वृद्धि रुक जाता है, इसलिए इसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन्स के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये सभी पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स है। अभी चर्चा किए हैं, साइटोकाइनिन भी मिलता है, ऑक्सीन भी मिलता है, जिबरेलिन्स, ऑक्सीन और ये क्या बताए थे एथिलीन। ये सभी पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स है और सभी हार्मोन्स का अलग अलग काम है। जितने भी हार्मोन्स देख रहे हैं ये सभी हार्मोन्स का अलग अलग काम है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन के लिए कौन सहायक होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीज रहित कह रहा है तो इसमें देखिए ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स, ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स ये दोनों हार्मोन्स बीज रहित पौधे के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। याद रखेंगे ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों होगा। अब सभी का अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीन लिखा है ये ऑक्सीन हार्मोन्स पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा हो गया। अब इस पौधा के शीर्ष पर ऊपर के तरफ में कौन मिलेगा? तो ऑक्सीन हार्मोन मिलता है। और इस पौधा के ऊंचाई बढ़ाने के लिए, यानी इसके जो शीर्ष ऊंचाई है
इस शीर्ष ऊंचाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन्स जिम्मेवार होता है। अगर ये हम पौधा मान ले कि ये एक पौधा है, तो इस पौधा के जो ऊंचाई बढ़ेगा, यह ऊंचाई ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से बढ़ता है। उसके साथ साथ बात करें कि यहाँ पर दिया है जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन्स भी एक तरीका से समझिए कि पौधा के वृद्धि में भी आवश्यक होता है, पौधा के विकास करने के लिए आवश्यक होता है। ये कोशिका के विभाजन करता है। ये जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन जीर्णता को ख़त्म करता है। जीर्णता यानी कि बहुत ऐसे बीज होते जो मर जाते हैं, उसका अंकुरण नहीं हो पाता है, उस बीज को अंकुरित होने में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। अब यहाँ पर देखिए एक होगा एथिलीन। ये जो एथिलीन है, यह फल पकाने में आवश्यक होता है। ये पौधा है, तो इस पौधा में अगर जो फल है, इस फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? अभी इसका बताए थे, जो एथिलीन नामक हार्मोन है, एथिलीन नामक हार्मोन, ये एथिलीन नामक हार्मोन पौधा में फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? तो ऑक्सीजन वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। पौधा के ऊंचाई बढ़ाने के लिए पौधा के शीर्ष पर मिलता है, अतः पौधा के ऊंचाई बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन जिम्मेवार होता है। बात करें जिब्रेलिन्स के, तो यह भी ऊंचाई को बढ़ाता है, पौधा के वृद्धि में यह भी आवश्यक है। और साइटोकाइनिन बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक होता है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो एथिलीन है, ये पौधा में मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स आवश्यक होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। लेकिन एक और होता है गैस, जिसका नाम है एसीटिलीन। एसीटिलीन, एसीटिलीन, एसीटिलीन। तो ये जो एसीटिलीन नामक गैस है, ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। ये भी गैस अवस्था में होता है। ध्यान रखेंगे, एथिलीन जो है यह गैसीय अवस्था में होता है और ये प्राकृतिक रूप से पौधे में मिलता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से अगर फल पकाना हो तो वह एथिलीन हार्मोन्स उपयोगी होता है। जबकि हम लोग कभी कभी पेड़ से कच्चा फल तोड़ करके उसको बाहर पकाते हैं, तो ये पकाना प्राकृतिक रूप से ना होकर के क्या हो गया, आर्टिफिशियल रूप से यानी कृत्रिम रूप से हो गया। तो कृत्रिम रूप से जो फल पकाते हैं वह एसिटिलीन गैस के द्वारा हम लोग क्या करते पकाते हैं। जबकि कुछ फल पेड़ पर ही पक जाता है, तो पेड़ पर पकाने में एथिलीन नामक जो गैस होता है, यानी कि जो हार्मोन्स होता है, जो गैसीय रूप में होता है, वह जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ख, मेडुला। आंसर हो जाएगा क्या, मेडुला। यहाँ पर देखेंगे, ये जो है हृदय स्पंदन और श्वसन गति, यानी हमारे हृदय का धड़कना और हम जो सांस लेते हैं, तो हमारा सांस लेना, हृदय का धड़कना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब है, एक होता है क्रिया अनैच्छिक, अनैच्छिक। ये जो अनैच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया आप ऐसे लिखेंगे, अनैच्छिक, अनैच्छिक। ये जो अनैच्छिक क्रिया है, इसका मतलब है ये अपने आप ही होता रहेगा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके हृदय का धड़कन धड़क रहा होगा, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप होते रहता है, स्वतः होते रहता है। और एक होता है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया वैसा क्रिया होता है जिसको हम अपना से रोक सकते हैं, अपना द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते हम चाहेंगे, इच्छा होगा तो हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक क्रिया एक ऐसा क्रिया हुआ जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हृदय धड़कता है और जो हम लोग सांस लेते हैं, यह दोनों अनैच्छिक क्रिया है, यानी हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होता है। हम सोते रहते हैं, हम खेलते रहते हैं, चाहे कुछ भी करते रहते हैं, ये दोनों गतिविधि होते रहता है। तो ये अनैच्छिक क्रिया का जो नियंत्रण होता है वह मेडुला के द्वारा होता है, मेडुला के द्वारा होते रहता है। ऑप्शन क में है सेरिब्रम। ये जो ऑप्शन क में है सेरिब्रम,
यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। याद रखेंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन ग में दिया है सेरिबेलम। सेरिबेलम अभी आपको बताया है कि एक होता है ऐच्छिक क्रिया और एक होता है अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया के नियंत्रण मेडुला द्वारा हो रहा है, जबकि ये जो सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम का ये जो सेरिबेलम है ये ऐच्छिक क्रिया के नियंत्रण करता है, यानी ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण सेरिबेलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। छठा का हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। और यह पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। इन दोनों को चर्चा कर दिए है। ऑप्शन घ में है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ये जो कॉर्पस कैलोसम है यह मस्तिष्क के भाग को अलग करता है। मस्तिष्क के भाग को जो अलग करने वाला होता है वो कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा माइंड हो गया, ये हमारा मस्तिष्क हो गया। अब देखेंगे मस्तिष्क फिगर को तो इस तरीक़ा से आपको ऐसे ऐसे कुछ रेखा जैसा मिलेगा, यहाँ पर कुछ धारी वगैरह मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से मस्तिष्क, तो ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं यही कहलाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। सातवां हमारा प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथि होता है, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है। नेक्स्ट है एंड्रोजन है। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। नर हार्मोन है एंड्रोजन। याद रखेंगे एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। जबकि आपसे प्रश्न पूछे कि स्त्रीलिंग हार्मोन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ये जो एस्ट्रोजन है यह स्त्री के हार्मोन के नाम है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। देखिए अभी चर्चा किए हैं, ये जो एस्ट्रोजन है यह स्त्री से निकलने वाला हार्मोन है। कहा कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ये जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। लैंगरहैंस की क्या होगा? दीपिका द्वारा एस्ट्रोजन निकलता है। और ये एक तरीक़ा से महिला में यह हार्मोन्स स्रावित होता है या एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स कहलाता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का डैश आवश्यक है। तो देखिए जीव के जो भी जैव कार्य होता है उसका सफल संचालन तब होगा जब जब जीवों के जो अंग होगा उसमें नियंत्रण होगा और समन्वय होगा। तो जीव के जैव कार्य के सफल संचालन के लिए अंगों के बीच तालमेल आवश्यक होना चाहिए। तालमेल को बोलते हैं समन्वय। समन्वय यानी कि एक दूसरे को साथ दे करके, एक दूसरे से तालमेल बैठा करके और नियंत्रण द्वारा। ये नहीं कोई काम करे तो करते ही जा रहे हैं, उसका नियंत्रण भी जरूरी है। तो काम तो करना आवश्यक है लेकिन उसको नियंत्रित तरीके से करना आवश्यक है, वरना वह काम बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय आवश्यक है। नियंत्रण एवं समन्वय आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं कि पलक झपकाना एक काम है, हृदय को धड़कना काम है, लेकिन हृदय अगर लगे स्पीड से धड़कना शुरू हो जाए तो वह भी एक खराब प्रक्रिया ही माना जाएगा। तो सबके बीच नियंत्रण होना चाहिए और तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। अगर समन्वय नहीं होगा तो हमारे शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है रासायनिक नियंत्रण में डैश की मदद से जैव कार्य संपन्न होता है। तो रासायनिक नियंत्रण में हार्मोन्स की मदद से, यहाँ पर हो जाएगा हार्मोन्स। हार्मोन्स की मदद से जैव कार्य संपन्न होता है। यह हार्मोन्स के द्वारा ही हमें बहुत सारे कार्य करने की प्रेरणा होता है। मतलब हम लोग बहुत सारे कार्य जो करते हैं वह हार्मोन्स के द्वारा उत्प्रेरित होने के बाद ही कर पाते हैं। नेक्स्ट है सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक डैश बना होता है।
तो सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक संतुलन बना होता है, एक बैलेंस बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा संतुलन बना होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन मुख्यतः डैश पर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन एक पौधा से निकलने वाला हार्मोन्स है और यह पौधा के शीर्ष पर पाया जाता है। पौधा के शीर्ष स्थान पर पाया जाता है। शीर्ष का मतलब सबसे ऊंचा वाले स्थान पर पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यह शीर्ष स्थान पर पाया जाता है। जैसे कि यह पौधा हो गया, तो इस पौधा के जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्सा में ये ऑक्सीजन मिलेगा। नेक्स्ट है प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन, एक डैश तथा कई डेंड्राइट्स विद्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि एक साइटोन होता है और यहाँ पर हो जाएगा एक जोन तथा कई डेंड्राइट्स होता है। अब इसको हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप तंत्रिका कोशिका को देखे होंगे, तो तंत्रिका कोशिका आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह हो गया एक तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर आपको इस प्रकार से 2-4 ऐसे निकला हुआ दिखाई देगा, इस तरीक़ा से। और नीचे की तरफ एक पाइप जैसा आकार होता है, आगे की तरफ लंबा होता है। यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पे गोल संरचना होता है और इस प्रकार से नीचे ऐसा निकला होगा। तो ये जो देख रहे हैं गोल जैसा आकार, तारा के आकार का जैसा जो देख रहे हैं आप, गोल आकार के, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से तारा के आकार को, इसको बोलते हैं साइटोन। इसका नाम है साइटोन। ये साइटोन हो गया। और ये जो नीचे इस तरीक़ा से लटका हुआ है, ये जो नीचे लटका हुआ, इसका नाम है एक जोन। इसका नाम हो गया एक जोन। और ऊपर साइटोन के ऊपर ये जो देख रहे हैं इस तरीक़ा से, आप इस तरीक़ा से जो निकला हुआ है, इसका नाम है डेंड्राइट्स। इसका नाम है डेंड्राइट्स। तो ये पूरा जो देख रहे हैं, ये पूरा तंत्रिका कोशिका है। ये पूरा क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका में एक साइटोन है, एक जोन है और एक डेंड्राइट्स। ये सब डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक न्यूरॉन को ही हिंदी में तंत्रिका बोलते हैं। तो न्यूरॉन का या तंत्रिका का है, उसमें एक साइटोन होता है। जब देखा है तो आपको गोल वाला हिस्सा वो साइटोन है। एक जोन है जो पाइप की तरह नीचे आया था, वो एक जोन है। और जो इस तरीक़ा से निकला था धागे जैसा, वो डेंड्राइट्स होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क में 3 प्रमुख अनुमस्तिष्क, 3 प्रमुख भाग। एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक हो गया मध्य भाग, मध्य मस्तिष्क, और एक है पश्च मतलब पिछला मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग हो गया, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक होगा पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण डैश नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये हम अभी चर्चा किए थे। इसका आंसर हो जाएगा कि लैंगरहैंस की दीपिका। रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसका कंट्रोल करता है लैंगरहैंस की दीपिका। द्वीप आप पढ़े होंगे भूगोल में कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप ऐसा क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी होता है। तो यहाँ आप याद रखेंगे लैंगरहैंस की दीपिका। ये भी जब कोशिका में होता है तो चारों तरफ द्रव्य होता है, इससे द्वीप कहा गया है, दीपिका कहा गया है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न कर रहा है पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक नियंत्रण विधि द्वारा। पौधे में शारीरिक कार्य का नियंत्रण होगा रासायनिक नियंत्रण विधि द्वारा। रासायनिक नियंत्रण विधि द्वारा, क्योंकि हम लोग के जैसा पौधे में मस्तिष्क नहीं होता है, दिमाग मस्तिष्क नहीं है, माइंड नहीं है, इसलिए उनका जो भी गतिविधि होता है वह हार्मोन्स के द्वारा होता है, रासायनिक नियंत्रण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो पौधों में जो हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है वह जहाँ भी हार्मोन्स के जो काम होता है, जहाँ भी संश्लेषण होता है,
उस संश्लेषण से क्या होता है, दूर होता है। जो संश्लेषण स्थान है उस संश्लेषण स्थान से दूर होता है, यानी आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि यह मूल स्रोत से दूर होता है। जो मूल स्रोत है उस मूल स्रोत से दूर होता है। यानी मान लेते हैं कि ये पौधा है, या कोई पौधा है, इस पौधा के यहाँ पर हार्मोन्स का काम हो रहा है, तो हार्मोन्स के यहाँ पे काम हो रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा, इसका निर्माण कहीं और हुआ होगा, उत्पत्ति कहीं और हुआ होगा, तो इसका मूल जो स्रोत होता है उससे कहीं दूर होता है। नेक्स्ट है कि इन्हीं दो पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के नाम लिखें। यहाँ करके दो पादप वृद्धिवर्धक, यानी दो ऐसे हार्मोन्स का नाम लिखना है जो पौधा की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आप लोग बताए थे, एक होता है ऑक्जीन, एक होता है जिबरेलिंस। तब तीसरा कैंसर लिख सकते हैं, एक ऑक्जीन हार्मोन्स हो गया और एक होता है जिबरेलिंस। जिबरेलिंस, ऑक्जीन और जिबरेलिंस दोनों वृद्धि करने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट है एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन। तो वृद्धि रोधक में बताए थे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक जो एसिड है ये भी हार्मोन्स है और ये पौधा की वृद्धि को रोक देता है। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है, यह पौधा में मिलता है, जबकि एसिटिलीन जो होता है वह कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। नेक्स्ट है पत्तियों के विगलन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है। इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक। एब्सिसिक, एब्सिसिक, अगर एब्सिसिक हार्मोन को हम रख देंगे, एब्सिसिक, एब्सिसिक हार्मोन्स या एब्सिसिक एसिड को हम रख देंगे पेड़ पौधे पर, तो पेड़ पौधे के पत्ती तना सब गल जाता है, उसी को बोलते हैं विगलन। यानी पेड़ पौधे के पत्ती तना को गल जाना विगलन कहलाता है। इसका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगला है पादप हार्मोन। क्या है पादप हार्मोन? तो आप लिखेंगे कि पौधा के विकास के लिए और वृद्धि के लिए तथा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जिस रसायन का उपयोग होता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। आप वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं। आप लिखें क्या कि पौधा के विकास एवं वृद्धि के लिए तथा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जिस रसायन का उपयोग होता है उसे ही पादप हार्मोन कहा जाता है। पेड़ पौधा वृद्धि करता है, विकास करता है, उसके भी अंगों के बीच तालमेल जरूरी है, समन्वय जरूरी है। अतः इसी सब कार्य को जो करता है उसी रासायनिक पदार्थ को हार्मोन्स कहा जाता है, और चूँकि पादप से निकल रहा है तो उसे हम पादप हार्मोन्स कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हार्मोन्स की कोई एक विशेषता बताएं। हार्मोन्स की देखिए बहुत विशेषता है, जैसे हम लोग वृद्धि विकास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्मोन जिम्मेवार है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे शरीर का जो विकास होता है वह विकास हार्मोन्स की वजह से भी होता है, और भी वजह होता है लेकिन हार्मोन्स भी जिम्मेवार है। मनुष्य प्रजनन जो करता है वो प्रजनन भी समझिए कहीं ना कहीं हार्मोन्स की वजह से करता है। तो ये दो आप लिख लेंगे कि मनुष्य में विकास होता है हार्मोन्स के द्वारा और मनुष्य में प्रजनन होता है हार्मोन्स के द्वारा। और भी विशेषता, लेकिन दो ये प्रमुख विशेषता हो गया। नेक्स्ट है तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। इसका हो जाएगा न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन होगा, जो संरचनात्मक है और कार्यात्मक है, तो आप इसका आंसर लिख लेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। आप और होंगे कि जीव के सबसे छोटी और कार्यात्मक रचनात्मक इकाई क्या है, तो वह होगा कोशिका। इससे पिछले वीडियो में आप और होंगे कि जो किडनी होता है या वृक्क होता है उस वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वह होता है नेफ्रॉन। यहाँ पर देखिए न्यूरॉन है, वह है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन वृक्क के यानी किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी वृक्क बना है, जिसका रचना हुआ है वो नेफ्रॉन से हुआ है। उसी तरीका से तंत्रिका तंत्र किससे बना है, तो न्यूरॉन से बना है। करोड़ों न्यूरॉन्स मिल करके तंत्रिका तंत्र के निर्माण करता है, यानी संरचना करता है, और जो कार्य होता है वो इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की 3 प्रमुख भागों के नाम लिखे। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है, एक होता है मस्तिष्क, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड और एक होता है तंत्रिकाएं। अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे मेन हो गया मस्तिष्क
एक होता है मेरुरज्जु, या मेरुरज्जु को हिंदी में बोल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और एक होता है तंत्रिकाएँ, तंत्रिकाएँ, तंत्रिकाएँ। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप वही बात लिख सकते हैं, एक होता है मस्तिष्क और एक है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है। तो मस्तिष्क के यहाँ पर कहलाती, यहाँ पे मस्तिष्क के चारों ओर स्थित झिल्ली क्या कहलाती है, तो यह मेनिंजिन कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा मेनिंजिन कहलाती है, मेनिंजिन कहलाती है। मस्तिष्क के चारों ओर जो स्थित पतली झिल्ली मेनिंजिन कहलाएगा। और कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछता है कि मेनिंजाइटिस नामक जो रोग होता है उसका संबंध शरीर के किस अंग से है। तो मेनिंजाइटिस नामक रोग का संबंध मस्तिष्क से होता है, क्योंकि मस्तिष्क में ही मेनिंजिन है। और इसी मेनिंजिन में जब किसी जीवाणु या विषाणु के द्वारा किसी प्रकार के संक्रमण फैलता है तो यह संक्रमित हो जाता है, जिससे एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस रोग का संबंध मस्तिष्क से है और मेनिंजिन झिल्ली का संबंध भी मस्तिष्क से ही है। 13 नंबर प्रश्न है अग्र मस्तिष्क के दो मुख्य भाग को लिखे। तो अग्र मस्तिष्क के दो मुख्य भाग है, एक होगा प्रमस्तिष्क और एक होगा डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन आपको लिखना तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक होगा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क हो जाएगा और एक हो जाएगा डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन। आप सुन कर लिख लेंगे डायनसेफलॉन होगा। डायन आप यहाँ पे देख लीजिए डायनसेफलॉन और एक होगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होगा, तो यह हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ये 3-4 बार हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। प्रमस्तिष्क बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। लेकिन इसी को कहा जाए कि मेन कौन होगा, तो सेरिब्रम लिख लीजिएगा आप लोग, सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होगा, सेरिब्रम मनुष्य के जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। नेक्स्ट है जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं यहाँ पर विभिन्न क्रियाओं का यहाँ पर लिखा है विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है। फिर से देखें क्वेश्चन को, करा है क्या, जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है। तो यह हो जाएगा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। आप लिख लेंगे सुन के, तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। यहाँ पर लिखा है ग्रंथियों के नाम लिखे, ग्रंथियों के नाम लिखे। यहाँ पर लिखेंगे आप 3 अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें से पहला लिखिएगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में होता है। दूसरा लिखिएगा एड्रीनल, एड्रीनल। और तीसरा लिख लेंगे थायराइड, थायराइड। आपको यहाँ पर लिख लेते हैं थायराइड, थायराइड। ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि ये पढ़े होंगे खूब ज़्यादा, आप लोग मास्टर ग्रंथि पढ़े होंगे, पीयूष ग्रंथि, ये दोनों मस्तिष्क में है। यह 17 नंबर है एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, हार्मोन्स के नाम लिखना है। एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम क्या है। तो इसका आंसर आप नीचे देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न के उत्तर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा भारी नाम है, ध्यान रखेंगे इसको। एड्रीनल ग्रंथि कोर्टेक्स भाग से जो स्रावित होता है उसमें एक होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। और एक होता है मिनरलोकार्टिकॉइड्स,
कार्टिकॉइड्स। कार्टिकॉइड्स तो एक हो गया ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, एक है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। कार्टिकॉइड्स, अब देखिए यहाँ पर नाम नहीं है ग्लूको, यानी ये जो है ये ग्लूकोज के काम के लिए है, और ये मिनरल यानी खनिज जो मिनरल है उसके काम के लिए, यानी इसका ये जो मेन काम है मिनरल के करता है, मिनरल यानी खनिज डबल के, और ये जो है ये मेन ग्लूकोज पे काम करता है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, थायराइड हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थायराइड जो हार्मोन्स है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो आप लेके लेंगे थायराइड ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? वृषण पुरुष में होता है, मेल में होता है, और इस वृषण द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस। लास्ट प्रश्न है अतिलघु उत्तरीय के, दिया कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला, यहाँ पर दिया करने वाला हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। देखिए इस तरह आपको यहाँ पर देखिए लैंगरहैंस की दीपिकाएँ यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला आपको जो ग्रंथि 3 बार पूछ लिया गया, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। किसी भी आप चैप्टर को बारीकी से अगर सुन रहे पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते जाएगा। तो आप जैसे 1-2 बार किसी वीडियो को देखते हैं चाहे बुक को पढ़ते हैं, आपको अधिकांश बात रिपीट होने लगता है और वह स्वतः याद होने लगता है। तो आपका काम क्या है कि जो भी बुक पढ़े या जो भी वीडियो देखे उसको बड़े ध्यान से देखते जाए, आप हमेशा उन प्रश्नों को रिपीटेशन पाते जाएंगे। आप आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान की पूर्ति करें और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय हो गया, दीर्घ उत्तरीय हो गया, इन सबके वीडियो भी देखेंगे। आपका काम क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं वो सभी एक्स्ट्रा बातें कॉपी में आप लोग नोट करते जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।